14 फरवरी 2019 की तारीख, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक कन्वॉय गुजर रहा था। 70 गाड़ियां और 200 से ज्यादा जवान। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर तभी एक लिंक रोड से एक रेड कलर की मारुति इको कार तेजी से आती है और सीधा कन्वॉय के बीच चल रही बस नंबर HR 49F0C7 से टकरा जाती है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड्स में बस का नामो निशान मिट जाता है और सड़क पर फैल जाता है सिर्फ मलबा और खून। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद ये कार वहाँ पहुँची कैसे? कौन था वह शख्स जो मौत का सामान लेकर उस कार में बैठा था? और कौन था वो मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से इस खूनी खेल को कंट्रोल कर रहा था? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे NIA ने इस ब्लाइंड केस को सॉल्व किया और कैसे एक टूटे हुए मोबाइल फ़ोन ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। 14 फरवरी की सुबह जम्मू के ट्रांजिट कैंप में हलचल तेज थी। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद था, जिसकी वजह से हज़ारों जवान जम्मू में फंसे हुए थे। जैसे ही मौसम साफ हुआ तो हेडक्वार्टर से आर्डर आया कि सभी जवानों को एक साथ श्रीनगर भेजा जाए। सुबह के करीब 3:30 बजे 78 गाड़ियों का एक लंबा काफिला जम्मू से निकलता है। इस काफिले में 200 से ज़्यादा जवान सवार थे जो अपनी छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। इनमें से कई जवान ऐसे थे जो अपने घर वालों से वादा करके आए थे कि वह जल्द ही वापस आएंगे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र उनका आखिरी सफ़र होने वाला है। काफिला पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। रोड ओपनिंग पार्टी ने रास्ते की चेकिंग कर ली थी और गाड़ियां अपनी रफ्तार से श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थीं। दोपहर के करीब 3:15 बजे काफिला कश्मीर वैली में एंटर करता है और पुलवामा के लेथपोरा इलाके के पास पहुंचता है। यह वह जगह थी जहां सड़क थोड़ी घुमावदार और चढ़ाई वाली थी। ठीक इसी वक्त एक सर्विस रोड से एक मारुति इको कार हाईवे पर आती है। इस कार को चला रहा था 20 साल का एक कश्मीरी लड़का आदिल अहमद डार। आदिल ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और धीरे धीरे काफिले के साथ चलने लगा। सिक्योरिटी वाहनों को चकमा देते हुए वो काफिले के बीच में घुस गया। उसका टारगेट थी 86वीं बटालियन की बस नंबर HR 49F0C7, जिसमें 40 जवान बैठे थे। जैसे ही आदिल की कार बस के बराबर पहुंची, उसने कार को सीधा बस की तरफ मोड़ दिया। एक भयानक टक्कर हुई और उसके तुरंत बाद 200 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स फट गए। धमाका इतना तेज था कि बस के परखच्चे उड़ गए और लोहा पिघलकर सड़क पर बिखर गया। ब्लास्ट के बाद वहां सिर्फ धुएं का गुब्बार और चीख पुकार थी। जो जवान दूसरी गाड़ियों में थे वो तुरंत नीचे उतरे और उन्होंने कॉम्बैट पोजीशन ले ली, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी है। लेकिन वहां कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा छा रहा था। अब बस पूरी तरह से राख बन चुकी थी। इस हमले में हमारे 40 बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग थी, बदला, बाई शमखी बदला। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यह एक ब्लाइंड केस था। हमला करने वाला आदिल अहमद डार ब्लास्ट में मारा जा चुका था और कार के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सबूत के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। NIA की टीम जब मौके पर पहुंची तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस हमले की शुरुआत कहां से की जाए। मैटिकुलस सर्च के बाद उन्हें मलबे के ढेर में एक बहुत छोटा सा मेटल का टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा उस मारुति इको कार के शॉक अब्जॉर्बर का था। इस छोटे से टुकड़े ने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। इस पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से NIA ने इन नंबरों को डिकोड कर लिया।
या इंजन नंबर और चेसिस नंबर का हिस्सा थे। यही वह पहला सुराग था जिसने एजेंसियों को उस दरिंदे तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। मारुति सुजुकी के इंजीनियर्स की मदद से पता चला कि यह कार 2011 में मैन्युफैक्चर हुई थी और पहली बार अनंतनाग में बेची गई थी। पिछले 8 सालों में यह कार 7 अलग-अलग मालिकों के हाथ बिक चुकी थी। NIA अंत में सज्जाद भट्ट नाम के एक आदमी तक पहुंची, जिसने हमले से ठीक 10 दिन पहले यह कार खरीदी थी। जब पुलिस सज्जाद के घर पहुंची तो वह वहां से फरार हो चुका था। तभी एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली। एक मुठभेड़ में जैश के कुछ आतंकी मारे गए और उनके पास से एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। जब इस फ़ोन का डाटा रिकवर किया गया तो इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ गए। पता चला कि इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान से आया हुआ एक टेररिस्ट था जिसका नाम था उमर। जैश के चीफ मसूद अजहर का अपना भतीजा था। उमर पाकिस्तान से स्पेशली इस मिशन के लिए भारत भेजा गया था। उसने अफ़गानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में अलकायदा और तालिबान के साथ मिलकर एक्सप्लोजिव्स बनाने की ट्रेनिंग ली थी। डाटा से पता चला कि उमर ने पुलवामा के लोकल लड़कों को ब्रेन वॉश किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि उमर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपना फ़ोन अपने पास रखा था। उमर एक लड़की के प्यार में पड़ गया था जिसका नाम था इंशा पुलवामा की रहने वाली थी और वह उमर को लॉजिस्टिक्स प्रदान कराती थी। उमर इंशा से बात करने के लिए वो फ़ोन यूज़ करता था और यही गलती उस पर भारी पड़ गई। हैरानी की बात यह थी कि बम बनाने के लिए केमिकल्स को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़ॉन से ऑर्डर किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। वाइज उल इस्लाम नाम के एक शख्स ने अपने अकाउंट से यह ऑर्डर प्लेस किया था। 14 फरवरी से पहले इन्होंने हाईवे की रेकी की। जिस दिन हमला हुआ उस दिन सुबह आदिल अहमद डार नहाया धोया और नए कपड़े पहने। उसने अपने घर वालों के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और फिर मौत की गाड़ी लेकर हाईवे की तरफ निकल पड़ा। इस हमले के बाद भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद दुश्मन को नहीं थी। 12 दिनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश के ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की। मास्टरमाइंड उमर को मार्च 2019 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। NIA ने 1300 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। पुलवामा हमले ने देश को झकझोर दिया था, लेकिन इसने हमें एकजुट भी किया। आज भी जब हम 14 फरवरी को याद करते हैं तो उन 40 बहादुर जवानों की कुर्बानी हमारी आंखें नम कर देती है। यह थी कहानी उस दिन की जब देश रोया था, पर साथ ही दुश्मन को यह पैगाम भी मिला था कि नया भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमें चैनल को सब्सक्राइब